हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th के एसएसटी का 50 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ से कम आप लोगों के लिए 5 अंक फिक्स है, कम से कम 5 अंक, उससे ज़्यादा भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और भूल कर भी इस वीडियो से दूर ना जाएं और वीडियो को स्किप ना करें। आप लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 ईस्वी में। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों पूछ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये नील की खेती से जुड़ा था। किससे? नील की खेती से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, पूरा वीडियो को देखें, भूल कर भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कर्जन किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कब दिए थे? तो 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिए थे? 1942 ईस्वी में, और महात्मा गांधी ने दिए थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला और 8वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो जर्मनी ने कहा था। जर्मनी के हिटलर था, उसी ने उपाधि दिया था हिटलर। कौन था? जर्मनी का हिटलर। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का क्या दिया था? उपाधि दिया था। जर्मनी के हिटलर ने नेताजी को उपाधि दिया था। नेताजी का उपाधि सुभाष चंद्र बोस को। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किए थे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और 10वां प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होता। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को 10 में कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, टोटल क्वेश्चन, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न और 11 नंबर प्रश्न है, सतलज नदी किस नदी का सहायक है? सतलज नदी किस नदी का सहायक है? तो दोस्तों सतलज नदी सिंधु का सहायक नदी है। किसका है? सिंधु का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंधु के 5 सहायक नदी हैं। पहला हो गया सतलज, दूसरा हो गया व्यास हो गया, रावी हो गया, एक झेलम हो गया। कौन हो गया? झेलम। उसके बाद एक हो गया चेनाब। कौन हो गया? चेनाब। ये 4 नदियां हो गई। एक हो गया सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। सिंधु के 5 सहायक नदी हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें लिखा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस काल में बना? तो दोस्तों हिमालय पर्वत किस काल में बना? तो ये तृतीयक युग में बना था। किस काल में? तृतीयक युग में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का काला हीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का काला हीरा किसे कहा जाता है? तो भारत का काला हीरा कहा जाता है कोयला को। किसे कहा जाता है? कोयला को काला हीरा कहा जाता है भारत का। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। कौन है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा स्थित। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र बेल्ट कहाँ है? ताम्र बेल्ट कहाँ है? तो दोस्तों ताम्र बेल्ट कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ पैदा होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला और 18वां प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? दोस्तों कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जोग फॉल्स है। कौन है? जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करें कि आप लोग को 20 में कितना प्रश्न सही हुआ, और वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से कम आपके एग्जाम में 5 अंक फिक्स हैं। 5 अंक फिक्स हैं। मात्र आप 15 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद आपका 5 अंक पक्का है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। कौन सा है? राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर कौन चुनता है? तो दोस्तों लोकसभा का स्पीकर कौन चुनता है? तो लोकसभा सदस्य चुनता है। कौन चुनता है? लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। लेकिन लोकसभा विधानसभा में सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा विधानसभा में 5 वर्षों के लिए। राज्यसभा और विधान परिषद में 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा और विधानसभा में 6 वर्षों के लिए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में 5 वर्षों के लिए, राज्यसभा और विधान परिषद में 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 81 शब्द हैं। कितना है? 81 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी है? तो दोस्तों भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये चुनाव आयोग की है। किसकी है? चुनाव आयोग की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत में कुल 10 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 10 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद किस धारा से जुड़ा है? तो संविधान का अनुच्छेद किस धारा से जुड़ा है? तो जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? तो दोस्तों संघीय प्रणाली का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों का शासन। क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों का शासन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले और 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और 30वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1975 ईस्वी में किया गया था। कब? 1975 ईस्वी में किया गया था। तो हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं 30 में कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट करें। उसके बाद
हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला और 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय, देश की कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस वीडियो के आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह किससे जुड़ा है? तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह किससे जुड़ा है? तो ये ग्रामीण महिलाएं से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ग्रामीण महिलाएं से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कृषि प्रधान देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत जो है हमारा देश, वो एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है? कृषि प्रधान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को क्या कहते हैं? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे बीपीएल कहा जाता है। बीपीएल क्या कहा जाता है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या कहता है? बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। पॉवर्टी लाइन कहते हैं इसको, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का फुल फॉर्म होता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को क्या कहते हैं? तो बीपीएल कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? तो सरकार के अधीन होते हैं। किसके? सरकार के अधीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बिजली किससे पैदा होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक बिजली किससे पैदा होती है? तो ताप विद्युत से होती है। किससे होती है? ताप विद्युत से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है आईटी और संचार। आईटी और संचार। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। आईटी का मतलब उसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की मुख्य समस्या कहाँ है? बेरोजगारी की मुख्य समस्या कहाँ है? दोस्तों बेरोजगारी की मुख्य समस्या कहाँ है? तो बेरोजगारी की मुख्य समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को कितना प्रश्न 40 में सही है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो दोस्तों वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा? तो दोस्तों जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे जन गण मन। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। स्वतंत्र दिवस भी 15 अगस्त को ही मनाते हैं। राष्ट्रीय दिवस उसी को कहते हैं स्वतंत्र दिवस। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु है गौर। क्या है? गौर। गौर या बैल कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर या बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? गौर या बैल। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है
पीपल। क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के एक जगह है नेपाल में, लुम्बिनी, वहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला और 50वां प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। कहाँ दीजिए आप लोग? इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिए कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। और आप लोग कमेंट कीजिए कि 50 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है, आप लोग कमेंट में बताएं।